आप 1 सेकंड में क्या कर सकते हो? इतना ही होता है 1 सेकंड, लेकिन सोचने के लिए कम पड़ गया है ना। लेकिन इसी 1 सेकंड में आपकी बॉडी ने 2 मिलियन आरबीसीज बनाई हैं। आपकी बोन मैरो पूरा दिन ये काम करती रहती है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आरबीसी प्रोडक्शन कैसे होती है। Hello everyone, you are back at your favorite YouTube channel Know Thyself with me Dr. समृद्धि सचदेव। और आज हम जानेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी को, जिसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। अब हम सबसे पहले समझेंगे इरिथ्रोपोइसिस वर्ड का मतलब। इरिथ्रोपोइसिस जो वर्ड है ये बेसिकली 2 टर्म से मिलकर बनता है। पहली टर्म होती है इरिथ्रोस, जो रेफर करती है रेड से। रेड आपको पता है कौन से सेल्स होते हैं ब्लड में? आरबीसीज। और दूसरा टर्म होता है पोइसिस। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना या जनरेशन करना। जब इन दोनों टर्म्स को मिला दिया गया तब हमें एक नया वर्ड मिल जाता है विच इज इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन। अब आरबीसी का डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं होता, एक्चुअली में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं इरिथ्रोपोइसिस में, जब आप इसकी डेफिनेशन ढंग से समझते हैं। तो क्या क्या चीजें होती हैं? बेसिकली erythropoiesis is a process of origin, development and maturation of RBCs. RBC डायरेक्टली मैच्योर होके ब्लड में नहीं निकलती हैं, बनती हैं धीरे धीरे, उनका अपना टाइम प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस को आज हम जानेंगे। एक और टर्मिनोलॉजी जिससे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वो होते हैं हीमोपोइसिस। एक वर्ड हो गया इरिथ्रोपोइसिस, एक होता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस डिस्क्राइब करता है ब्लड के सारी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, तीनों का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के प्रोसेस को आप हीमोपोइसिस बोलते हो। जबकि सिर्फ आरबीसी के बारे में जब आप ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन की बात करते हो तो वो इरिथ्रोपोइसिस होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इरिथ्रोपोइसिस की लोकेशन के बारे में। आपकी लाइफ की अलग अलग एज के अंदर इरिथ्रोपोइसिस की लोकेशन भी चेंज होती रहती है। जैसे फीटल लाइफ में अलग होती है, फिर बर्थ से लेके 18 इयर्स की एज तक अलग लोकेशंस होती हैं, और फिर अडल्ट यानी कि 18-20 इयर्स के बाद में लोकेशन अगेन चेंज हो जाती है। हम एक एक कर इनको समझेंगे। अब हम सबसे पहले समझेंगे साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस इन फीटल लाइफ के बारे में, यानी कि जो फीटस होता है मदर के वूम के अंदर होता है, उस टाइम पे किस लोकेशन में आरबीसी प्रोडक्शन होती है। इसको आप 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हो। सबसे पहली स्टेज कहलाती है मीजोब्लास्टिक स्टेज, दूसरी होता है हेपेटिक स्टेज और तीसरी होती है माइलॉइड स्टेज। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेज विच इज मीजोब्लास्टिक स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है मीजेनकाइम ऑफ यॉर्क सैक के अंदर, यानी कि मीजोडर्म करके एक जर्म लेयर होती है, उसमें से आरबीसी बनती है। ऐसा होता है शुरू के 2 मंथ्स में। सेकेंड स्टेज जो आती है उसको आप बोलते हो हेपेटिक स्टेज। हेपेटिक एज द नेम सजेस्ट, आरबीसी का मेनली प्रोडक्शन होगा लिवर सेल से, लेकिन उसके अलावा भी स्प्लीन एंड अदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ऐसा होता है फ्रॉम 3rd मंथ ऑनवर्ड्स। और फिर लास्ट स्टेज आ जाती है थर्ड स्टेज विच इज कॉल्ड माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो से और कुछ लिवर से, लेकिन ये सब होता है सिर्फ लास्ट के 3 मंथ में, यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस इन चिल्ड्रन। इन चिल्ड्रन से यहाँ पे रेफरेंस है कि बर्थ से लेके 18-20 इयर्स की एज तक आरबीसीज कहाँ बनेंगी। आरबीसीज मेनली बनती हैं सारी बोन्स की रेड बोन मैरो में, उसके अलावा लिवर और स्प्लीन भी आरबीसी बनाने में बच्चों में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस इन अडल्ट। अडल्ट से मतलब है 18 या 20 इयर्स से ऊपर एज के लोग। अब इनके अंदर क्या होता है, रेड बोन मैरो रिप्लेस हो जाती है व्हाइट बोन मैरो से। तो व्हाइट बोन मैरो तो आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करती नहीं है, तो बचती क्या है, कुछ लॉन्ग बोन्स की एंड बचते हैं, जैसे ह्यूमरस फीमर के एंड होते हैं जो रेड रहते हैं, जहां से आरबीसी प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा कुछ इरेगुलर बोन्स भी आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जैसे स्कल बोन, वर्टिब्राज, पेल्विक बोन, स्टर्नम और रिब्स। इसके अलावा लिवर और स्प्लीन भी थोड़ा बहुत अपना रोल प्ले करते हैं आरबीसी प्रोडक्शन के अंदर। अब हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। इरिथ्रोपोइसिस जो स्टार्ट होता है वो होता है स्टेम सेल से। स्टेम सेल्स बेसिकली वो सेल्स होती हैं जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी होती है, जिसको आप प्लूरीपोटेंसी बोलते हैं। प्लूरीपोटेंसी का मतलब होता है कि इन सेल्स के पास सेल्फ रिन्यूअल
और डिफरेंशिएशन की एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए इन सेल्स को आप प्लूरीपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स बोल देते हो। हीमोपोइटिक इसलिए बोला क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन अभी तक ये सेल डिजाइन नहीं हुए हैं कि किस टाइप का ब्लड सेल बनाएंगे, जैसे आरबीसी बनाएंगे, डब्ल्यूबीसी बनाएंगे या प्लेटलेट बनाएंगे। तो अभी किसी भी तरीके की कमिटमेंट नहीं है, इसलिए इन्हीं सेल्स को आप अनकमिटेड प्लूरीपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स बोल देते हैं। ये जो अनकमिटेड पीएचएससीज होती हैं, ये फर्दर डिफरेंशिएट होती हैं कि पर्टिकुलर टाइप की ब्लड सेल्स बनाएंगी, तो उन सेल्स को आप या उन स्टेम सेल्स को आप कमिटेड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बोल देते हैं। ये जो कमिटेड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, ये फर्दर डिफरेंशिएट होती हैं दो टाइप की स्टेम सेल्स में। पहली होती है लिम्फोइड स्टेम सेल और दूसरी होती है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट। ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट थी, ये फर्दर 3 और सेल्स में डिफरेंशिएट होती है। सबसे पहले होती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, सेकेंड होती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम और थर्ड होती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम। इनमें से जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई होती है, ये फर्दर इरिथ्रोसाइट्स बनाती है। यहाँ पे ई का रेफरेंस इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी से ही है। अब हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। स्टेजेस जो इरिथ्रोपोइसिस की होती हैं, वो कंटिन्यूएशन होता है फ्रॉम द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई। अब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के बाद सबसे पहली स्टेज आती है जिसको आप बोलते हो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट या इसको मेगैलोब्लास्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है, जिसका डायमीटर होता है लगभग 20 माइक्रोन और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी काफी बड़ा होता है। मोस्ट पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस कवर कर लेता है, तो लार्ज इन साइज है, इसलिए आप इसको मेगैलोब्लास्ट भी बोलते हैं। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, दो सिंथेसिस इसी स्टेज में स्टार्ट होता है, लेकिन अपेयर बाद में नेक्स्ट स्टेजेस में होती है हीमोग्लोबिन की। और ये स्टेज बेसोफिलिक इन नेचर होती है, यानी कि बेसिक डाई से स्टेनिंग होती है इन सेल्स की। प्रो इरिथ्रोसाइट के बाद में नेक्स्ट स्टेज आ जाती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में सेल का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्योंकि अंदर न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर हो जाते हैं और उसके अलावा जो भी क्रोमेटिन नेटवर्क था वो और ज्यादा कंडेंस हो जाता है। सेल की साइज 20 माइक्रोन से हो जाती है 15 माइक्रोन, छोटी हो गई, और स्टिल ये बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, इसीलिए इन्हीं को बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट भी कहा जाता है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद में नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन और ज्यादा कंडेंसेशन होता जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क का, तो सेल की साइज और कम हो जाती है, जो हो जाती है 10 से 12 माइक्रोन के बीच में। और साइटोप्लाज्म अभी तक तो बेसोफिलिक था, लेकिन ये ऐसी स्टेज है जिसमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन अपेयर होता है, जिसकी वजह से ये सेल्स थोड़ी एसिडिक डाई से भी स्टेन होते हैं, तो पॉलीक्रोमोफिलिक सेल्स हो गए, यानी कि इनके अंदर बेसिक डाई भी है और एसिडिक डाई भी स्टेन कर रही है, तो पॉलीक्रोमोफिलिक हो गए। इसीलिए इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट सेल्स को आप पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स भी कहते हैं। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के बाद में नेक्स्ट स्टेज आ जाती है लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है और न्यूक्लियस बिल्कुल छोटा हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंक स्पॉट न्यूक्लियस। बिल्कुल छोटी सी साइज हो गई, एक स्पॉट ऑफ इंक के जितनी, और इसी वजह से सेल का डायमीटर और ज्यादा कम होता जाता है, विच कम्स टू अराउंड 8 to 10 माइक्रोन। इसी सेम स्टेज के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो होता है एसिडिक इन स्टेनिंग हो जाता है, तो एसिडोफिलिक हो जाता है, और इन सेल्स का नाम रख दिया जाता है ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट, क्योंकि ये रेड इन कलर हो गई हैं। और जैसे ही लेट नॉर्मोब्लास्ट की फाइनल स्टेजेस आते हैं, उस टाइम पर न्यूक्लियस पूरा डिसइंटीग्रेट होकर डिसअपेयर हो जाता है और उसके रेमिनेंट सेल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट को इमैच्योर आरबीसीज भी बोलते हैं। इनका साइज काफी ज्यादा छोटा हो जाता है दूसरे ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में, लेकिन मैच्योर आरबीसी से स्लाइटली लार्जर होता है। इन सेल के अंदर रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जो ऑर्गेनल्स डिसइंटीग्रेट हो गए जैसे कि गोल्जी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, उनका रेमिनेंट होता है। इसी रेमिनेंस की वजह से इसका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक इन नेचर हो जाता है। रेटिकुलोसाइट जहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, वहां से ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर करती हैं। एंटर कैसे करती हैं? जो कैपिलरी मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से स्क्वीज होकर ये मेन कैपिलरीज के अंदर चली जाती हैं। इसी प्रोसेस को आप डायाबडेसिस बोलते हैं। रेटिकुलोसाइट्स के बाद में नेक्स्ट स्टेज आ जाती है विच इज कॉल्ड मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट, जो आपकी आरबीसीज होती हैं। आरबीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पे और फंक्शन पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है,
वो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं आरबीसीज को और डिटेल में समझने के लिए। ये मैच्योर आरबीसीज अपना बाइकॉन्केव शेप अटेन कर लेती हैं और इनका साइज 7.2 माइक्रोन हो जाता है और इन आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। इरिथ्रोब्लास्ट से लेके रेटिकुलोसाइट तक आरबीसी को मैच्योर और डेवलप होने के लिए 5 दिन लगते हैं और रेटिकुलोसाइट्स को फर्दर और 2 डेज लगते हैं एक मैच्योर आरबीसी बनने के लिए। तो टोटल इरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट होता है 7 डेज के अंदर। अब अगर हम इरिथ्रोपोइसिस के चेंजेस को देखें तो इरिथ्रोपोइसिस होने के टाइम पे सेल्स के अंदर 4 डिफरेंट चेंजेस आए। सबसे पहला हीमोग्लोबिन धीरे धीरे अपेयर हुआ और दूसरा न्यूक्लियस डिसअपेयर होता रहा। उसके अलावा सेल का साइज धीरे धीरे डिक्रीज होता गया और सेल के अंदर की जो साइटोप्लाज्म था उसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज भी चेंज होती गई। ये 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं इरिथ्रोपोइसिस के ड्यूरिंग। आज के वीडियो में हमने समझा इरिथ्रोपोइसिस का मीनिंग और डेफिनेशन, फॉलोड बाय द साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होता है। उसके बाद में हमने प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस को जाना, उसकी वेरियस स्टेजेस भी देखी और लास्ट में हमने समझे क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द इरिथ्रोपोइसिस। इस टॉपिक के और डिटेल्ड नोट्स और कंपैरेटिव चार्ट्स हमने हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करे हैं। आप वहाँ पे जाके उनसे अपने नोट्स बना सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको इस टाइप के एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर थर्सडे आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना करें। और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें नीचे ज़रूर बता के जाएं। थैंक यू।